एक गांव में तुषार लाल नाम का एक बूढ़ा बावर्ची रहता था। तुषार लाल मदन नाम का एक धनवान के घर में खाना पकाने का काम करता था। तुषार कोई खाना पकाने लगता तो राधिका उसे देखकर, बा प्याज और तलने दो, उतने जल्दी भी क्या है, जिंजर गार्लिक पेस्ट पहले ही डालना चाहिए था ना दादा। बा और कितनी देर स्टोव को सिम पे लगाओगे, हाई में लगाकर अच्छे से मिक्स करे तो ही फ्राई करारा बनेगा ना। ऐसे वो दोनों कुछ न कुछ बोलते थे और आखिर में वो सालन बेकार बन जाता था। तुषार लाल अपना सर पकड़ लेता था। एक दिन मदन, राधिका, तनुजा और बच्चे सब डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहे थे। मदन चिकन लेग पीस खाकर, ये क्या दादाजी, चिकन इतना घटिया है, इसमें नमक ज्यादा है और मिर्ची कम है, लेग पीस भी अंदर से पका ही नहीं। बेटा, मैं तुम्हारे बचपन से ही इस घर में काम करते आ रहा हूँ। तुम्हें याद है ना कि एक दिन भी तुमने मुझसे शिकायत नहीं की। मेरे पकवान बहुत चाह से खाते थे, मगर तुमने गौर किया ही होगा आजकल ही मेरे बनाए व्यंजनाएं अच्छे नहीं रह रहे हैं। मैंने तुमसे कई बार कहने के लिए सोचा था, मगर कह नहीं पाया। आज तुम पूछ रहे हो इसीलिए बोल रहा हूँ। आजकल सास और बहू के बीच में मुकाबला बढ़ गया है। वो दोनों हर काम उनके कहे जैसे ही होना है ऐसे सोच रहे हैं। इस वजह से वो मुझे ठीक से पकाने नहीं दे रहे हैं। वो दोनों एक ही सालन को दो तरह से बनाने के लिए मेरे पीछे ही खड़े रहकर खाना कैसे पकाए बोलने लगे हैं। सच कहूँ तो मेरे बनाए हुए पकवान मुझे ही खाने का मन नहीं कर रहा है। इन्हें रसोई में आने से रोको तो बस है बेटा। आपको स्वादिष्ट भोजन बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्यों रे बुड्ढे, तुम क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है क्या? तुम बुड्ढे हो और तुम्हें ठीक से खाना पकाना नहीं आ रहा है कहकर मैं तुम्हारी मदद कर रही तो तुम मेरे ऊपर ही मेरे पति से शिकायत करोगे क्या? अब से तुम मेरे घर में काम नहीं कर सकते बस। हाँ, पहले तुम बहुत अच्छे से खाना पकाते थे, वो मैं मानती हूँ। वक्त के साथ साथ तुम्हारे खाने का स्वाद भी बदल गया है, वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हारे मदद कर रही तो मेरे ही अपमान करोगे क्या? मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दे रही हूँ। इतने दिन हमारी वजह से ही तुम्हारे परिवार चल रहा था ना, अब से तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। जाओ, तुम और तुम्हारी बूढ़ी पत्नी मिलकर भीख मांग कर जियो, जाओ। वो नहीं रही, पाप बेचारे, ऐसा कुछ कह ही रहा था। राधिका, अब इस पर तरस खाना छोड़ दो। मैं शहर से 5 स्टार होटल शेफ को बुलाऊंगी। हम इतना कमा कर अच्छा खाना नहीं खाए तो कैसे है? तुम जाओ। मदन चुप होकर सर झुका लिया। तुषार लाल वहाँ से दुखी होकर चला गया और घर आकर अपने पत्नी से जो बीता वह सब बताया। आप दुखी ना हो, आप इतने दिन उनके परिवार को अच्छे भोजन पका कर दिए, मसाले आप खुद पीसते थे, आप कितना अच्छा खाना पकाते हैं मुझे अच्छे से पता है जी। उन्होंने आपको निकाल दिया, वो उनकी बदकिस्मती है। इस वजह से हम खुद का व्यापार शुरू करेंगे, वो भी तंदूरी चिकन का व्यापार शुरू करेंगे, क्योंकि तंदूरी चिकन बनाने में आपसे बेहतर कोई नहीं है कहकर मेरा विश्वास है जी। बात तो ठीक है री, मगर निवेश के लिए पैसों की जरूरत है ना। समझदारी और भरोसा रहे तो पैसों की जरूरत नहीं है जी, आप ही कुछ न कुछ हल ढूंढ लोगे, देखो। थोड़े दिनों के बाद तुषार लाल उनके घर के सामने ही ईंट से एक बड़ा सा चूल्हा बनाया। उनमें कोयले डाला। रात भर मैरिनेट किए हुए चिकन को रॉड को चुबाकर उसमें जलाने लगा। उस खुशबू को सूंघकर लोग वहां पर आ गए। मीराबाई सबको तंदूरी चिकन देने लगी। वो खाकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। मैं बम्बई में रहता हूँ, छुट्टियों में मेरे दादाजी का घर आया हूँ। मैंने कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में तंदूरी चिकन खाया है, मगर इतना स्वादिष्ट तंदूरी चिकन मैंने कभी नहीं खाया है, पता है क्या? तुषार और मीराबाई बहुत खुश हुए।
उस दिन से लोग कार में आसपास के गांव से आकर उनके पास तंदूरी चिकन खाने लगे। बहुत कम समय में ही तुषार और मीराबाई उस गांव में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट शुरू किए। अच्छा घर बनाए। एक दिन मदन अपने बच्चों के साथ उनके रेस्टोरेंट को आया। उन्हें देखकर तुषार बहुत खुश हुआ। उन्हें उसके बनाए तरह तरह के चिकन आइटम्स परोसा। वो लोग पेट भर के खाए। बाद में मदन तुषार से, दादाजी मेरी माँ और पत्नी आपके पकवान को बिगाड़े जैसे ही मेरे बिजनेस पार्टनर्स मेरे व्यापार को बर्बाद किए। अब मैं पूरा कर्ज में डूब गया हूँ। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, इस कहावत का अर्थ अब मुझे समझ आ गया है। मगर आपके उन्नति को देखकर मुझे फिर से हिम्मत मिली है। अब से मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, वो सही हो या गलत, मैं मुझ पर ही भरोसा रखूंगा। मैं फिर से अपना व्यापार खड़ा करूंगा। मुझे इतना प्रेरित करने के लिए मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा दादा, कहकर नमस्कार किया। वो सुनकर तुषार और मीरा भाई बहुत खुश हुए। एक गांव में नायक नाम का गरीब धोबी हुआ करता था। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ तालाब में कपड़े धोया करता था। फिर सब मिलकर कपड़ों को सुखाते थे। वो सूख जाने के बाद इस्त्री करके वो घर घर जाकर देता था। फिर उनके दिए पैसे लेता था। ऐसे कुछ मिलो पैसों से वे कुछ ना कुछ खाकर वो परिवार अपना पेट भरता था। उस गांव में रतनलाल नाम के धनवान के पास एक सोने की दुकान थी। वो हीरे, गोल्ड, बिस्किट्स स्मगलिंग भी किया करता था। घर में ही भगवान के तस्वीर के पीछे, टीवी में, मिक्सर में हीरों को छिपाकर रखना उसकी आदत थी। कभी कभार पुलिस आकर तलाशी भी करते तो कुछ ना मिलने के कारण वे वापस चले जाते थे। एक बार नायक कपड़ों के लिए रतनलाल के घर आया। रतनलाल की पत्नी पुष्पा, भाई नायक अब तुम हमारे घर मत आओ, हमने वॉशिंग मशीन खरीद लिया है। अरे माँ, गांव में हर कोई वो मशीन खरीद रहा है माँ। वैसे चला तो हम जैसे लोग कैसे जीवन गुजारा करेंगे माँ। और वैसे मशीन से बेहतर इंसान धोए तो ही कपड़ों से मैल अच्छी तरह से जाएगा ना माँ। ऊपर से वो मशीन पानी को कितना बर्बाद भी करता है। क्यों रे नायक, तेरा काम चले गया सोचकर परेशान हो? अब क्या करे, बदलते जमाने के साथ हमें भी बदलना चाहिए ना। वो जापान में तैयार हुई मशीन है रे, से बेहतर तुम कैसे धोगे? जाओ जाकर किसी भोले आदमी को ऐसे कहानियां सुनाओ, जाओ। फिर बेचारा नायक वापस आ गया। रतनलाल की पत्नी, बच्चे सब आराम से मशीन में कपड़े धोकर आराम से जी रहे थे। गांव में कई सारे लोग वॉशिंग मशीन खरीद लेने से नायक और उसके परिवार वाले बिना काम से बहुत परेशान थे। एक बार अचानक पुष्पा वालों का मशीन खराब हो गया था। सर्विस सेंटर वाले उसे ऑटो में ले गए। इतने में एक पुलिस जीप वहां आई। उन पुलिस वालों को देखकर रतनलाल घर के अंदर भागा। वहां खेल रहे बच्चे के जेब में हीरों की पोतली छिपाकर रख दिया। सारे पुलिस वाले घर में ढूंढने लगे। रे रतनलाल, हर बार तुम बच रहे हो, इस बार तुम्हारे पास हीरे है, इसकी हमें पक्का जानकारी मिली है। तुम्हें जब तक पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछेंगे नहीं, तुम बताओगे नहीं। चुपचाप हमारे साथ आओ। सर, ये क्या अन्याय है? आप हर बार ऐसे आकर हमें परेशान कर रहे हैं। यूं मैं आप पर केस डालूंगा, ध्यान रहे। ऐसा ही उसे एक चांटा मारा और कहा, तुझ जैसे कमीनों को कईयों को देखा है, चलो रे। कहते हुए खींचकर ले गए। फिर उसे जेल में डाले, उसे पूछताछ किए। अगले दिन पुष्पा नायक को बुलाकर, भाई नायक, हमारी मशीन खराब हो गई है, ये लो कपड़े, अच्छे से धोकर लाओ। पहले ही वे बहुत महंगे कपड़े, समझे? कहते हुए कपड़े दी। अगले दिन सर्विस सेंटर वाला मशीन को ठीक करके घर भेजा। फिर पुष्पा उसमें कपड़े डालकर धोने लगी। 4 दिन बाद पुलिस स्टेशन से रतनलाल बाहर आया। घर आने के बाद, पुष्पा, पुष्पा, मुझे पुलिस जिस दिन लेकर गए थे, इसे कौन सा शर्ट पहनाई थी, याद है तुम्हें? बताओ मुझे।
मुझे याद तो नहीं है जी। वैसे पूछ क्यों रहे हो कि उसका शर्ट क्या था वगैरह, क्या काम है? उसमें मैं हीरे छुपा कर रखा था, जल्दी उसके सारे कपड़े ढूंढो। फिर दोनों मिलकर अलमारी में उसके कपड़े ढूंढने लगे। वॉशिंग मशीन के कपड़े निकालकर उसे भी ढूंढे, लेकिन हीरे नहीं मिले। ओ जी, भूल गई, कल ये मशीन खराब हुई तो सर्विस सेंटर को दिया था। उस दिन कपड़े नायक को दीजिए। अरे भगवान, ये क्या किया तुमने? कहाँ है उसका घर? कहाँ है? चलो अर्जेंट उसके घर जाना है, चलो सब लोग। रतनलाल अपने आदमियों के साथ नायक के झोपड़ी के पास आया। श्रीमान ये देखो, कपड़े लेकर बस आप ही के घर आ रहा था जी। वैसे आप ही क्या ऐसे आगे? तुरंत रतनलाल कपड़े खींचकर चेक करने लगा, लेकिन हीरे नहीं मिले। ए, कहाँ है मेरे हीरे? चुपचाप बता दो, मेरे बेटे के शर्ट में जो हीरे छुपाए थे वो कहाँ छुपाए हैं? बताओ। कहकर सब उसे मारने लगे। अरे रुकिए, मुझे मत मारिए, भगवान की कसम मुझे कुछ नहीं पता जी, मुझे नहीं पता। यूं पुकारने लगा। रे, वो ऐसे पूछने से नहीं बताएगा, उसकी पूरी झोपड़ी जला दो। तुरंत उसके आदमी झोपड़ी को आग लगा दिए। इतने में पुष्पा अपने बेटे के साथ वहाँ आई। अरे अरे, ये क्या किया जी तुमने? वो हीरे वॉशिंग मशीन में ही रह गए थे जी, मैंने अच्छे से देखा ही नहीं। वो शर्ट तो मैंने नायक को दिया ही नहीं था। श्रीमान मैं गरीब हो सकता हूँ लेकिन चोर नहीं। वैसे आप जैसे धनवान लोग हम जैसे गरीबों की बात पर कब यकीन किए? जाइए भाई जाइए, आखिर हमारी झोपड़ी भी छीन लिया ना आप, बहुत खुशी हुई। कहकर हाथ जोड़ा। उससे रतनलाल को बहुत दुख हुआ। नायक मुझे माफ करो, मेरे चोर दिमाग के वजह से आगे वाला हर कोई मुझे चोरी नजर आता है। हीरे जाने के दुख में बहुत गलत बर्ताव किया। तुम्हें जो नुकसान हुआ उसका परिहार मैं दूंगा। तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनवा कर दूंगा। उतना ही नहीं, तुम्हारी एक लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग शॉप लगा कर दूंगा। अब से तुम्हें तालाब में जाकर कपड़े धोने की परेशानी नहीं होगी। फिर नायक को अच्छा घर बनाकर दिया। रतनलाल के दिए पैसों से नायक एक लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग की दुकान लगाकर खुशी से जीने लगा।